नमस्कार दोस्तों, जीके की 3 क्लासें हो चुकी हैं जिसमें हमने राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कैसे हुआ, 2 चैप्टरों पर चर्चा की है। आज हमें मध्य प्रदेश का परिचय देखना है और आप लोग जीके के जो लगातार क्लासें चल रही हैं इनको निरंतर देखते रहें, एक भी क्लास को मिस ना करें। आप लगातार क्लास करेंगे तो आपका जीके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जो भी आप एग्ज़ाम देंगे सभी एग्ज़ामों में आपके लगभग प्रश्न आपको इसी नोट्स से आपको मिलेंगे। तो आज हमको मध्य प्रदेश के परिचय पर चर्चा करना है। मध्य प्रदेश का परिचय। मध्य प्रदेश के परिचय में सबसे पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यदि इसी प्रश्न के शब्द घुमा दिए जाएं, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, इसी को कह दिया जाए कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो भी आपको उत्तर यही होगा 1 नवंबर 1956। इसी के फिर शब्द घुमा दिए जाएं, अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, तो इन तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा 1 नवंबर 1956। शब्द घूम रहे लेकिन उत्तर वही होगा। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, आपको उत्तर देना है 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956। अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, इसका भी उत्तर देना है 1 नवंबर 1956। अविभाजित मध्य प्रदेश का मतलब है जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में शामिल था, क्योंकि 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तो वो कहलाता है विभाजित मध्य प्रदेश। तो इन तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा 1 नवंबर 1956। दूसरा पॉइंट, अभी हमने पढ़ा मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। अब दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश का अंतिम स्वरूप, मध्य प्रदेश का अंतिम स्वरूप कब आया? मध्य प्रदेश का, इसको वर्तमान स्वरूप कर लीजिए, मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब आया, आपको उत्तर देना है 1 नवंबर 2000, क्योंकि 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया था। तो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब आया, 1 नवंबर 2000। इसी के शब्द घूम जाएं कि मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन कब हुआ था, मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन कब हुआ था। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको देना है 1 नवंबर 2000। मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 2000 में अलग हो जाता है तो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000। इसी के शब्द घूमे, मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन कब हुआ, 1 नवंबर 2000। इधर से तीसरा प्रश्न, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 31 अक्टूबर 2000 को अलग हो गया था, तो इधर तीसरा प्रश्न बनेगा, पृथक छत्तीसगढ़
पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? आपको उत्तर देना है 31 अक्टूबर 2000। इसी प्रश्न के शब्द घूम जाएं। प्रश्न अगर आ जाए कि राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य कब अलग हुआ था? तो इन दोनों प्रश्नों का आपको उत्तर देना है 31 अक्टूबर 2000। 31 अक्टूबर 2000। हमने अभी 3 प्रश्नों पर चर्चा की, लेकिन प्रश्न आपके 8-10 हो गए। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई? आपको उत्तर देना है 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? तब भी आपको उत्तर देना है 1 नवंबर 1956। अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? आपको उत्तर देना है 1 नवंबर 1956। आपका दूसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब आया? 1 नवंबर 2000। मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000। तीसरा प्रश्न है आपका पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? जो कि 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया था, तो उत्तर 31 अक्टूबर 2000। प्रश्न आ जाए कि राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य कब अलग हुआ था? तो भी आपको उत्तर देना है 31 अक्टूबर 2000। चौथा प्रश्न है मध्य प्रदेश दिवस या राज्य दिवस कब मनाया जाता है? राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न आ जाए कि राज्य दिवस कहाँ पर मनाया जाता? तो आपको उत्तर देना है कि राज्य दिवस भोपाल में मनाया जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ पर मनाया जाता, तो आपको उत्तर देना है मध्य प्रदेश उत्सव दिल्ली में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। एग्जाम में प्रश्न जो आना है वो इस प्रकार आएगा, भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर थी? तो भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर हुआ करती थी। नागपुर। एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। डायरेक्ट प्रश्न कभी नहीं मिलता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। प्रश्न यही आएगा कि भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर थी? तो भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की भाषा क्या है? तो मध्य प्रदेश की भाषा हिंदी है। जो एग्जाम में प्रश्न आएंगे वो इधर से कि मध्य प्रदेश की बोलियां कौन कौन सी हैं? मध्य प्रदेश की बोलियां
तो मध्य प्रदेश की बोलियां गोंडी, निमाड़ी, मालवी, बघेली, बुंदेलखंडी, बुंदेलखंडी। तो ये मध्य प्रदेश की बोलियां हैं। आपको ये भी साथ में याद रखना है कि ये बोलियां मध्य प्रदेश के किस जिलों में बोली जाती हैं। तो जब गोंडी बोली की बात की जाए तो ये सर्वाधिक बालाघाट, छिंदवाड़ा और आपका पूरा शहडोल संभाग आ जाता है इसमें। बालाघाट, छिंदवाड़ा, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये गोंडी बोली वाला इलाका है। जब निमाड़ी बोली की बात करें तो निमाड़ी में खंडवा, खरगोन, खंडवा से अलग हुआ था बुरहानपुर, खरगोन से अलग हुआ था बड़वानी। तो ये निमाड़ी बोली वाला इलाका है। इसके बात करते हैं मालवी। तो मालवी या मालवा की बात करें तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका आ जाता है। इसमें आपका जैसे इंदौर है, उज्जैन है, इंदौर है, उज्जैन है, देवास है, रतलाम है। इस प्रकार ये मालवी बोली वाला इलाका है मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका। बघेली, जब बघेली की बात करें तो आपका शहडोल संभाग और रीवा संभाग इसमें आ जाता। बुंदेलखंडी में जैसे छतरपुर है, टीकमगढ़ है, निवाड़ी है, दतिया है, कुछ भाग सागर का है। तो ये बुंदेलखंडी वाला इलाका है। तो इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश की भाषा देखा, मध्य प्रदेश की बोलियां। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या था? मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या था? मध्य प्रदेश का पुराना नाम सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार था। मध्य प्रदेश का पुराना नाम सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार है। मध्य प्रदेश का पुराना नाम सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के अन्य नाम। मध्य प्रदेश के अन्य नाम। तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे अन्य नाम हैं, जैसे हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, नदियों का मायका, सोया प्रदेश, सोया प्रदेश, टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट, डायमंड स्टेट। अब डायमंड को हिंदी में हीरा बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश को हीरा प्रदेश भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को कोहिनूर प्रदेश भी कहा जाता। मध्य प्रदेश में बहुत सारे उद्यान हैं, तो मध्य प्रदेश को उद्यान राज्य भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को जनजाति राज्य भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को वनों का राज्य भी कहते हैं। वनों का राज्य भी कहते हैं। तो अब
इनके बारे में समझें कि ये मध्य प्रदेश के उपनाम क्यों पड़े हैं। सबसे पहले है मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता और किसने कहा है। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे हमारे शरीर के मध्य में हृदय है अर्थात दिल, उसी प्रकार मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा गया है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्यों कहा जाता। भारत की अधिकतर नदियां मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 207 नदियां प्रवाहित होती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। इसको यदि दूसरी तरीके से समझें तो अधिकतर नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। उद्गम के वजह से इनको मायका कहा गया कि इनका जन्म मध्य प्रदेश से है, फिर वो बहती चाहे जिस स्टेट में रहें। तो उद्गम के वजह से कि अधिकतर नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश का सोयाबीन के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। सोयाबीन पर थोड़ा विस्तार से चर्चा हो जाए। सोयाबीन, इधर से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश में मालवा जो कि सोयाबीन के लिए बड़ा फेमस है, तो सोयाबीन मध्य प्रदेश में 55 से 60% उत्पादन होता है सोयाबीन का। इधर से प्रश्न बनता है कि सोयाबीन दलहन की फसल है कि तिलहन की, तो सोयाबीन तिलहन की फसल है, क्योंकि सोयाबीन का उपयोग हम तेल के रूप में करते हैं, इसलिए सोयाबीन तिलहन की फसल मानी जाती है। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम अगर पूछ लिया जाए, सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या है, तो ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इसी से 5-6 प्रश्न और बनते हैं कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। दूसरा प्रश्न इधर से बनता है, एशिया का सबसे बड़ा सोया संयंत्र कहाँ पर है। हम इधर हमेशा गलती कर देते, इंदौर को उज्जैन बताते हैं, उज्जैन को इंदौर बताते हैं। तो जब इस प्रकार प्रश्न हो कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की बात करें, तो ये कोई सोयाबीन संयंत्र नहीं है। अनुसंधान केंद्र अर्थात ये रिसर्च सेंटर है। जब रिसर्च सेंटर के बारे में पूछा जाए सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, तो आपको उत्तर देना है इंदौर। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। प्रश्न आ जाए, एशिया का सबसे बड़ा सोया संयंत्र कहाँ पर है, तो आपको उत्तर देना है उज्जैन। इधर से अगर तीसरा प्रश्न आ जाए, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा सोया संयंत्र कहाँ पर है। निजी क्षेत्र का अर्थात प्राइवेट, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, तो आपको उत्तर देना है होशंगाबाद। इधर से अगर चौथा प्रश्न पूछ लिया जाए सोयाबीन से,
कि सोया से बिस्कुट बनाने का कारखाना कहाँ पर प्रस्तावित है? सोया से या सोयाबीन से बिस्कुट बनाने का कारखाना कहाँ पर प्रस्तावित है? तो इसका उत्तर है भोपाल। सोयाबीन से बिस्कुट बनाने का कारखाना भोपाल में प्रस्तावित है। सोयाबीन का जो वानस्पतिक नाम है, सोयाबीन का वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। ग्लाइसिन मैक्स है। सोयाबीन पर पूरे विस्तार से चर्चा हुई कि सोयाबीन मध्य प्रदेश से 55 से 60% उत्पादित करता है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र अर्थात रिसर्च सेंटर इंदौर में है। एशिया का सबसे बड़ा सोया संयंत्र उज्जैन में है। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा सोयाबीन का जो कारखाना है वो होशंगाबाद में है। सोया से बिस्कुट बनाने का कारखाना भोपाल में प्रस्तावित है। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। अब हमें देखना है कि मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह को हम इसके चित्र से समझेंगे। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले 24 स्तूप अंकित हैं। इस प्रकार मैं आपको एक आकृति दिखा रहा हूं। तो चिन्ह में आप पढ़ेंगे कि चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। स्तूप के अंदर एक व्रत है। चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप हैं। स्तूप के अंदर एक व्रत है। तो आप दूसरा पॉइंट इसी प्रकार बना लेंगे कि स्तूप के अंदर एक व्रत है। व्रत के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। व्रत के ऊपर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। व्रत के अंदर गेहूं और धान की बालियां हैं, जबकि व्रत के नीचे बरगद वृक्ष का पेड़ है। बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ की सिंह आकृति है। सिंह आकृति है। ये है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। इसी को आप परिभाषा में लिख सकते हो। यदि इसको चित्र से समझ लो तो ज़्यादा सही है कि सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। इसको इसी प्रकार लिख सकते हैं। पहले पॉइंट में चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। 24 स्तूप अंकित हैं। आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। इसके अंदर एक व्रत है। इसके अंदर एक व्रत है। व्रत के नीचे सत्यमेव जयते। व्रत के नीचे सत्यमेव जयते और व्रत के ऊपर
मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। साथ ही व्रत के अंदर गेहूं और धान की बालियां हैं, साथ ही गेहूं और धान की बालियां हैं। बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ की सिंह आकृति है। इस प्रकार ये मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह हुआ। राजकीय चिन्ह के बाद अब मध्य प्रदेश का राजकीय गान। मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय गान, मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजकीय गान को वो कभी नहीं पूछेगा। राजकीय गान से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं ये आपको याद करना है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय गान है, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय गान है। इस राजकीय गान से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनेंगे वो आपको देखना है। तो राजकीय गान से संबंधित पहला प्रश्न है, राजकीय गान को किसने लिखा था? राजकीय गान के रचयिता कौन है? या आप ऐसे लिख लो कि इसकी रचनाकार, राजकीय गान को किसने लिखा था? तो राजकीय गान की कहानी है, मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जिसका अपना राजकीय गान है। वर्ष 2008-9 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहल की कि अपने प्रदेश का एक गान होना चाहिए। प्रदेश के जो भी वरिष्ठ लेखक थे उनके पास ये प्रस्ताव भेजा गया। कई लेखकों ने मध्य प्रदेश गान को सरकार के पास भेजा। इनमें से जो सबसे वरिष्ठ पत्रकार थे महेश श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव, तो महेश श्रीवास्तव ने जो गान भेजा था, इसी गान को मध्य प्रदेश शासन ने स्वीकार कर लिया गया था। तो महेश श्रीवास्तव ये वरिष्ठ पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार। पहला प्रश्न हो गया कि मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन थे? महेश श्रीवास्तव, ये वरिष्ठ पत्रकार थे। दूसरा प्रश्न बनता है कि राजकीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो राजकीय गान को पहली बार 2010 में गाया गया था। तब से यह परंपरा है कि प्रत्येक सरकारी दफ्तरों में राजकीय गान को गाया जाता है। इधर से अगला प्रश्न बनता है कि राजकीय गान को गाया किसने था, या गायक कौन है राजकीय गान के? तो इधर दो नाम मिलते हैं, एक शान, दूसरा शांतनु मुखर्जी। शांतनु मुखर्जी, शान या शांतनु मुखर्जी एक ही है। तो पहले देख लीजिए आपके ये शान नाम क्यों पड़ा। ये शान बॉलीवुड के युवा सिंगर हैं। इनका जन्म 30 सितंबर 1972 ईस्वी को खंडवा में हुआ था। जन्म के बाद जब इनकी कुंडली बनाई गई तो पंडित जी ने कहा कि ये बच्चा घर की शान होगा, तो प्यार से इनका नाम शान रख दिया गया, जबकि इनका वास्तविक नाम शांतनु मुखर्जी है। तो इसके गायक शांतनु मुखर्जी या शान है।
इधर से तीसरा प्रश्न बनता है कि राजकीय गान को में संगीत रचना अर्थात म्यूजिक किसने दिया था? तो म्यूजिक दिया था सुनील झा ने, सुनील झा। इस प्रकार राजकीय गान से संबंधित आपके 4 से 5 प्रश्न बनते हैं कि राजकीय गान क्या है, ये भी आपको याद रखना है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। दूसरा प्रश्न बनता है कि रचनाकार कौन थे? महेश श्रीवास्तव, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार थे। राजकीय गान पहली बार कब गाया गया? 2010 में। राजकीय गान के गायक कौन हैं? शान या शांतनु मुखर्जी। इसकी संगीत रचना अर्थात म्यूजिक किसने दिया था? सुनील झा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। इधर से दूसरा प्रश्न बनता है कि ये किस प्रजाति का था? तो बारहसिंगा ब्रेडरी प्रजाति का है, ब्रेडरी प्रजाति। इसका साइंटिफिक नाम रूसर्वस डुबाउसेली। अभी जो जेल पेरी का एग्जाम चल रहा है, अभी इसी प्रश्न को पूछ लिया गया था कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु ऑप्शन में रूसर्वस डुबाउसेली था। जो प्रश्न रिपीट हो चुके वो अब नहीं आते हैं, जैसे बारहसिंगा है तो इसके आने के चांस कम हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज, शाह बुलबुल, और पैराडाइज फ्लाई कैचर। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है। इसका साइंटिफिक नाम फाइकस बेनगैलेसिस है, बेनगैलेसिस। राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष। तो इधर नोट डालकर याद कर लें कि 1 नवंबर 1981 ईस्वी को, 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर, मध्य प्रदेश की 25वें स्थापना दिवस पर लिख लें, 25वें स्थापना दिवस पर, 25वें स्थापना दिवस पर राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष घोषित किए गए थे, राजकीय पशु बारहसिंगा ब्रेडरी प्रजाति का है। साइंटिफिक नाम रूसर्वस डुबाउसेली। राजकीय पक्षी दूधराज, शाह बुलबुल, पैराडाइज फ्लाईकैचर। राजकीय वृक्ष बरगद या फाइकस बेनगैलेसिस। इन तीनों को 1 नवंबर 1981 ईस्वी को राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष के रूप में अपनाया गया था। अब है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? राजकीय मछली
महासीर, जो कि 2011 में घोषित की गई थी। इसके बाद है राजकीय फसल क्या है? राजकीय मछली महासीर, इसका भी साइंटिफिक नाम है टोरप्यूटिटोरा। टोरप्यूटिटोरा। राजकीय फसल सोयाबीन है। सोयाबीन, इसका वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। ग्लाइसिन मैक्स। तो राजकीय मछली, राजकीय फसल, राजकीय खेल, राजकीय खेल मलखम है। मलखम, ये 2013 में घोषित किया गया था। इसके बाद है राजकीय नदी। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी क्या है? मध्य प्रदेश की राजकीय नदी नर्मदा है। इसके बाद है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है। ये राई नृत्य मध्य प्रदेश के किस एरिया में, जब एरिया पूछे तो बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में राई बड़ा प्रसिद्ध है। इसके बाद जब राजकीय नाट्य पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है, तो राजकीय नाट्य माछ है। इसके बारे में पूछा जाए कि माछ सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के मालवा में। अगर मालवा में पूछा जाए तो इंदौर और उज्जैन में सबसे ज़्यादा माछ नाट्य सीखा। ठीक है, तो ये मछली, फसल, खेल, नदी, नृत्य, नाट्य, ये हमने मध्य प्रदेश का परिचय देखा। मध्य प्रदेश के परिचय को जब अगली क्लास होगी अपनी, तो इसको और आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी। अभी कल कम से कम इस पर 40 मिनट की और चर्चा होगी। जो भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछिएगा। लगातार आप क्लास को अटेंड करिएगा, तो इससे आप अधिक से अधिक प्रश्न को कर पाने में सक्षम होंगे। थैंक यू।